हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज इंग्लिश बुक ग्रेड 8 से। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है। क्वेश्चन 1, व्हाई वर ट्रैवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया? इंडिया की तरफ जो ट्रैवलर्स थे वो क्यों आकर्षित होते थे? आंसर है most travelers were attracted towards India because of the fame of Indian culture, its wealth, religions, philosophies, art, architecture, along with its educational practices that has spread far and wide across the world. ज्यादातर ट्रैवलर्स जो है इंडिया की तरफ इसलिए आकर्षित होते थे क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर था, हमारे यहाँ की जो प्रोस्पेरिटी थी, धर्म था, फिलॉसफी थी, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे शिक्षा कराई जाती थी, पढ़ाया जाता था, उसकी जो फेम है वो पूरी दुनिया में फैल रही थी, इसलिए यहाँ पर लोग आकर्षित होते थे। The Indian education system of ancient time was considered as a rich source of knowledge, traditions and practices that help in guiding and encouraging humanity as a whole. जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था पहले जमाने का, उसको ये माना जाता था कि एक बहुत ही बड़ा और रिच जरिया है ज्ञान पाने का। यहाँ पर जो ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको करने के लिए पूरी गाइडेंस मिलती है, साथ ही साथ मानवता को बढ़ावा भी दिया जाता है ऑन द होल। फॉर ट्रैवलर्स इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ ग्रेट वंडर। और इंडिया जो है उनके लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता था, एक ऐसी जगह जहाँ पर उनको बहुत नई चीजें सीखने को मिलती थी, इसलिए ट्रैवलर्स यहाँ पर आकर्षित होते। What were the sources of the ancient education system? अब ancient education system के क्या sources? The different sources of the ancient system of education was the education imparted from the Vedas, Brahmans, Upanishads and Dharmasutra. अलग अलग सोर्सेज जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के थे, उसमें मेनली जो एजुकेशन दी जाती थी वो वेदास से, ब्राह्मण से, उपनिषद, धर्मसूत्र, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। The writings of Aryabhat, Panini, Katyayana and Patanjali and the medical treatise of Charak and Sushruta were also some of the rich sources of learning. इसके अलावा आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनकी जो राइटिंग्स थी, जिन्होंने लिखा था, या जो मेडिकल ट्रीटीज थी चरक की, सुश्रुता की, ये सब भी जो है बहुत रिच सोर्सेज माने गए लर्निंग के। Besides, the sources of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, अन्विकिस्की, मीमांसा, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्ता और धनुर्विद्या। और भी जो सोर्सेज लर्निंग के थे, यानी अलग अलग फील्ड से, उसमें आपका हिस्ट्री है, लॉजिक है, इंटरप्रिटेशन, आर्किटेक्चर, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री और आर्चरी, ये सब भी सिखाया जाता था। What were the features of education system in ancient India? अब एजुकेशन सिस्टम जो था एंशिएंट इंडिया में, उसके फीचर्स क्या थे? तो some of the features of education system in ancient India included the following. क्या कहते हैं? Teaching and learning followed the tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling the duties towards self, family and society, thus encompassing all aspects of life. जो भी पढ़ाया जाता था, जो भी सिखाया जाता था, वो एक तरह से सिद्धांत किसके होते थे? वेदास के, उपनिषद के, जिसमें आप ये सीखते थे कि कैसे अपनी प्रति, अपने फैमिली के, समाज के प्रति अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है। इस तरह से हम सारे पहलू के जो है जिंदगी के, उनको कवर करते थे। एजुकेशन सिस्टम फोकस बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें आपको सिखाया भी जाता था, आपका शारीरिक विकास कैसे हो उसके बारे में भी बताया जाता था। द एम्फेसाइज ऑफ एजुकेशन वाज ऑन मेंटेनिंग अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। जोर किस पे दिया था एजुकेशन में? कि आपका मन से ही नहीं और तन से भी और मन से भी, दोनों से आप जो है स्वस्थ हो। एजुकेशन इन इंडिया हैड अ हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। तो हमारे यहाँ की जो एजुकेशन थी इंडिया की, वो एक तरह से विरासत है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, चीजों को हासिल किया जाता है, और एक तरह से ओवरऑल होल्ड ऑन कैसे हम बनाते हैं लाइफ पे, वो बताया जाता है। What was the role of gurus in pupils' lives? अब जो वहां पे शिष्य आते थे, उनके जिंदगी में गुरु का क्या रोल होता था? In ancient times, the gurus and their pupils worked constantly together to become proficient in all aspects of learning. पहले जमाने में जो गुरु और शिष्य थे वो साथ में काम करते थे। एक तरह से गुरु जो है वो शिष्य को इस तरह से सिखाते थे कि उसके जो है कहीं पर भी ये ना हो कि उसका कोई पार्ट जो है रह गया, मिस हो गया, या उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज्ड टू असेस पीपल्स लर्निंग। शास्त्रार्थ यानी कि बहस कराई जाती थी लर्नेड लोगों के साथ, ताकि
लोगों को, जो उनके शिष्य हैं, वो क्या सीख रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। Pupils at an advanced stage of learning guided younger pupils just as we have peer groups to share knowledge among ourselves. जो एडवांस स्टेज पर लर्निंग वाले शिष्य होते थे वो लोग जो है अपने से छोटे शिष्यों को सिखाते थे, गाइड करते थे, जैसे कि हमारे जो है हमारे कलीग्स होते हैं, हम जिनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। During that period, the gurus and the shishyas lived together and they would help each other in everyday life. साथ में रहते थे उस समय, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य, एक ही जगह रहते थे, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के काम होते थे उनमें एक दूसरे की मदद करते थे। The main objective was to have end-to-end learning, leading a disciplined life and realizing a learner's inner potential. मुख्य उद्देश्य क्या था कि वहीं रहकर वो लोग सब कुछ सीखते थे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक अनुशासित जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे हम अपने आप को, अपने इनर पोटेंशियल को पहचाने, ये सब चीजों को सिखाया जाता था। The student would live away from their homes for many years until their goals were fully achieved. जो स्टूडेंट्स थे वो अपने घरों से बहुत दूर रहते थे और कितने सालों रहते थे जब तक कि वो अपनी शिक्षा पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेते थे। द गुरुकुल वॉज द प्लेस वेयर द गुरु शिष्य रिलेशनशिप बिकम स्ट्रॉन्गर विद टाइम। गुरुकुल वो जगह थी जहाँ गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था वो समय के साथ और मजबूत हो जाता था। While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not just on the outer dimensions of discipline. It also enriched the inner dimensions of the personality. जहाँ वो एक तरफ शिक्षा ग्रहण करते होते थे अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे हिस्ट्री है, आर्ट ऑफ डिबेट है, आपका लॉ है, मेडिसिन है, वहाँ जोर जो है सिर्फ यही नहीं था कि जो अनुशासन है उसके बाहरी जो पहलू है उसी पर ही फोकस करना है, बल्कि आपके खुद की अंदर की जो एक पर्सनालिटी की जो एक पोटेंशियल है, एक जो आपकी इनर डायमेंशन है, उनको भी और ज्यादा निखारना होता। अब है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। Where did the nuns and monks receive their education? अब nuns और monks कहाँ अपनी एजुकेशन को हासिल करते थे? The nuns and monks received their education from various monasteries or vihars, which were educational centers of art and learning. जो nuns या monks थे उनको एजुकेशन मिलती थी अलग अलग मोनेस्ट्रीज यानी मठ और विहार से, जो कि केंद्र माने जाते थे आर्ट और लर्निंग का। These centers were mainly set up to meditate, discuss and debate with the learned to satisfy their quest for knowledge during the ancient period. ये जो केंद्र थे ये मेनली इसीलिए बनाए गए थे ताकि लोग वहां पर बैठ के मेडिटेट कर सकें, डिस्कस कर सकें, बहस कर सकें लर्नेड लोगों के साथ, जिनको उन लोगों को जिनको एक ज्ञान को पाने की इच्छा है, वो अगर इस तरह से डिस्कशंस करेंगे तो उनकी जो है नॉलेज और बढ़ेगी। What is Panini known for? पाणिनि किस लिए जाने जाते हैं? Panini was a legendary Indian Sanskrit grammarian who was an expert in language and grammar and authored one of the greatest works on grammar called Ashtadhyayi. पाणिनि एक जाने माने इंडियन संस्कृत ग्रामरियन थे जो कि एक्सपर्ट थे लैंग्वेज और ग्रामर में, और उनका जो एक महान कार्य उन्होंने लिखा है ग्रामर पे वो है अष्टध्यायी। He was revered scholar in ancient India who was considered as the father of linguistics, who gave a detailed scientific theory of phonetics, मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी। ये इतने महान स्कॉलर थे पहले जमाने में कि इनको माना जाता है कि ये फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स थे, जिन्होंने एक बहुत ही डिटेल में साइंटिफिक थ्योरी दी है फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी के ऊपर। Which university did Xuanzang and Ai Qing study at? अब जो Xuanzang और Ai Qing थे उन्होंने कहाँ स्टडी करी? The Chinese scholars Ai Qing and Xuanzang visited Nalanda in the 7th century CE. जो आई क्विंग और जुआनजैंग थे ये आए 7th century CE में नालंदा यूनिवर्सिटी में। When Xuanzang visited it, Nalanda was called Nala, which was a center of higher learnings in various subjects. जब जुआनजैंग आए थे नालंदा तब उसको नाला कहा जाता था और ये हायर लर्निंग जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का केंद्र था। Which subject did Xuanzang study in India? जुआनजैंग ने जो है किस चीज में स्टडी करी? तो जुआनजैंग स्टडीड योग शास्त्र, grammar, logic and Sanskrit during his time at the Nalanda University in India. Xuanzang ने योग शास्त्र, ग्रामर, लॉजिक और संस्कृत में जो है पढ़ाई करी उस समय जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे। How did society help in the education of the students? अब जो समाज था वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन में कैसे मदद करता था? During ancient times, knowledge was considered sacred and hence no fees was charged for imparting it. पहले जमाने में क्या था कि जो पढ़ाई लिखाई थी या जो शिक्षा थी उसको बहुत प्योर माना जाता था और इसलिए उसके पैसे नहीं लिए जाते थे। The contributions towards education from healthy counterparts were regarded as the highest form of donation. जो भी योगदान दिया जाता था
वही जो है सबसे बड़ा दान माना जाता था। डिफरेंट पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से लोग अपना योगदान देते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट मोस्टली केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी। जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो ज्यादातर जो रिच मर्चेंट्स होते हैं, आपके प्रॉस्पेरस पेरेंट्स होते थे या सोसाइटी होती थी, वहां से आता था। Apart from gifts of buildings, the universities will also receive gifts of land from wealthy people. बिल्डिंग्स दे दी जाती थी गिफ्ट के तौर पर, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज को जमीन भी दे दी जाती थी। जो वेल्दी लोग होते थे वो शिक्षा के लिए एक तरह से दान में जमीनें दे देते थे। The free form of education was mostly prevalent in ancient universities such as Vallabhi, Vikramshila and Jagadala. इसी तरह से फ्री एजुकेशन जो है और भी यूनिवर्सिटी जो उस समय की थी उसमें दी जाती थी, जैसे वल्लभी, विक्रमशिला या जगदाला में। अब है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स एंड राइट योर आंसर्स। आपको अपने ग्रुप में डिस्कशन करके फिर आंसर्स बताने हैं। विच सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनोन्ड? कौन से ऐसे मुख्य फीचर्स थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के इंडिया के अंदर जिससे वो पूरी दुनिया में उसको प्रख्यात हुई? Some of the salient features of the ancient education system of India that made it globally renowned are listed as below. अब क्या क्या है? As our ancient education system in India evolved over the period, it focused on the holistic development of the individual that included taking care of both the inner and outer self. हमारे यहाँ क्या था, जो पहले जमाने में शिक्षा दी जाती थी उसमें जो भी शिष्य आया है पढ़ने के लिए उसका पूरा का पूरा एक ओवरऑल विकास किया जाता था, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहरी हो। अपने बारे में उसको पूरी तरीके से उसका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था। The ancient system focused on the spiritual, physical, moral and intellectual aspects of life. ये जो ये पुराने जमाने का हमारा एजुकेशन सिस्टम था, इसका मेन ध्यान होता था आपके स्पिरिचुअल, फिजिकल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल जो पहलू होते हैं जिंदगी के, उन सब पे फोकस करना। It emphasized on values such as truthfulness, humility, self-reliance, discipline and respect for all creative works. ये ज्यादातर जोर देता था सच्चाई पे, विनम्र कैसे हो, आत्मनिर्भर कैसे बने, अनुशासन कैसे करें और जो भी चीजें बनाई गई हैं दुनिया में भगवान के द्वारा उसके प्रति आदर कैसे रखें। Students were taught to appreciate and strike a balance between human beings and nature. जो शिष्य होते थे उनको सिखाया जाता था कि तुमको कैसे एक तरह से जो प्रकृति और मानव के बीच का जो एक सामंजस्य है उसे कैसे बना के रखना है। Teachers taught and followed the tenets of Vedas and Upanishads, which mentioned fulfilling one's responsibilities towards self, family and society, covering all the aspects of life. जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, वो सिखाते भी थे और जो वेदास या उपनिषद के सिद्धांत है उनसे उनको फॉलो भी कराते थे, जिसमें ये बताया जाता था कैसे अपने अपने परिवार, अपने समाज के प्रति जो आपकी एक ड्यूटी है उसे आपको पूरा करना है। इस तरह से वो जिंदगी के हर पहलू को कवर करते थे। Why do you think students from other countries came to India to study at that time? ऐसा क्यों था कि और कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी इंडिया आकर स्टडी करते थे? In ancient times, students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal and other distant countries were attracted to come to India and study in India as was considered as a land of wonder with a rich source of knowledge that has educational centers of higher learning. अब जो बाहर की कंट्रीज के जो बच्चे थे उनको इंडिया बहुत आकर्षक लगती थी क्योंकि उनके लिए इंडिया एक बिल्कुल अनोखी जगह थी जहां बहुत सारे सोर्सेस थे नॉलेज के और बहुत ऐसे एजुकेशनल सेंटर्स थे जहां पर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वेरियस मोनेस्ट्रीज और विहारास वर सेट अप फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस विद द लर्नेड टू सेटिस्फाई देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अलग अलग मोनेस्ट्रीज, विहार जो है वो बनाए गए थे मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, ताकि वो मेडिटेट कर सकें, डिबेट कर सकें, बहस कर सकें लर्नेड लोगों के साथ, ताकि उनकी जो एक क्वेस्ट है नॉलेज को पाने की वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सके। Besides, Takshashila was also a noted center of learning that include religious teachings of Buddhism for several centuries. तक्षशिला जो है वो सबसे बड़ा केंद्र था शिक्षा का जहां पर रिलीजियस टीचिंग्स बुद्धिज्म की पढ़ाई जाती थी कई सदियों तक। It continued to attract students from all around the world until its destruction in the 5th century CE. ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा तब तक जब तक कि 5th century CE में इसको तोड़ नहीं दिया गया। Why is education considered a way of life? Education को हम क्यों मानते हैं कि ये एक तरह का जीने का तरीका है? Education is considered a way of life because in ancient India there was the existence of both formal and informal modes of education system. पहले क्या था, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके थे एजुकेशन सिस्टम।
Indigenous education was imparted at homes, gurukuls, tols, temples, पाठशालास and चतुष्पदीज। जो एक स्थानीय शिक्षा होती है, स्वदेशी शिक्षा जो है वो घर पे गुरुकुल्स में, टोल्स, टेम्पल्स, पाठशाला या चतुष्पदीज में पढ़ाई जाती थी। People in homes, villages and temples would guide young children and help them in imbibing the pious and ideal way of life. लोग जो घर में होते थे, गांव में होते थे, मंदिरों में होते थे, वो गाइड करते थे यंग चिल्ड्रन को और उनको मदद करते थे कि वो कैसे अपनी जिंदगी को एक आइडियल तरीके से जी सकते हैं। What do you understand by holistic education? Holistic education का मतलब क्या है? Holistic education refers to the development of the inner and outer self of an individual which prepares them for life. Holistic education का मतलब हुआ एक ऐसी education, एक ऐसी शिक्षा जो आपके ओवरऑल विकास को फोकस करती है। आप अंदरूनी तौर पे, बाहरी तौर पे अपने आप को तैयार पाते हो कि आप जिंदगी को आगे जो जीना है उसको कैसे जियोगे, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। Although ancient education system in India was free, it was not centralized. कहने को जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का वो फ्री था, पर वो केंद्रित नहीं था। Its foundations were laid in the rich cultural traditions of India that helped in the development of the physical, spiritual, intellectual and artistic aspects of life holistically. उसकी जो एक तरह से फाउंडेशन है, उसकी जो आधार था वो हमारे कल्चरल हेरिटेज जो है, ये जो कल्चरल ट्रेडिशन इंडिया का उसमें पहले से ही है, जिसके कारण फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ये जो आर्टिस्टिक पहलू हैं जिंदगी के, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। Why do you think तक्षशिला and नालंदा have been declared heritage site? इन दोनों को जो है तक्षशिला और नालंदा को हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया गया है? Takshashila was an ancient Indian city that was declared to be a World Heritage Site by UNESCO in 1980 because it was considered an important archaeological site and a place of core learning due to its teachers' expertise. तक्षशिला एक बहुत पुराना इंडिया का ऐसा शहर है जिसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा 1980 में, क्योंकि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट थी जहां पर वो टीचर्स पढ़ाते थे जो एक्सपर्टाइज थे और ये एक तरह का सेंटर था हायर लर्निंग का। Being one of the oldest universities of the world, Nalanda was a center of learning from 5th century CE to 12th century CE. सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की नालंदा जो है एक केंद्र था शिक्षा का 5th century CE से लेकर 12th century CE. UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihara as a World Heritage Site. तो यूनेस्को ने जो है जो अवशेष मिले नालंदा महाविहारा के उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया। तो ये था आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।